नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिला अलवर से है। अलवर में एक शेरपुर नाम का गांव पड़ता है। इस शेरपुर गांव का रहने वाला होता है योगेश कुमार। योगेश कुमार के पास 3 एकड़ ज़मीन होती है। वह अपने खेती किसानी का काम किया करता था। योगेश कुमार के पास 4-5 पशु भी होते हैं। इन पशुओं से योगेश कुमार अच्छी खासी कमाई कर लिया करता था। योगेश कुमार हर रोज़ सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास खेत में जाया करता था और खेत में पशुओं के लिए चारा काट के लाया करता था। चारा काट के वह अपने गांव की तरफ आ जाया करता था और अपने पशुओं को चारा खिलाया करता था और पशुओं से जो भी दूध मिलता था वह उसे डेयरी में बेच के आया करता था। और फिर योगेश कुमार की अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी और बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता था। योगेश कुमार के परिवार में उसकी धर्मपत्नी होती जिसका नाम वंदना देवी होती। वंदना देवी देखने में काफ़ी खूबसूरत व जवान महिला होती है। गांव का जो भी व्यक्ति वंदना देवी को देखता वह देखता ही रह जाता था। वंदना देवी बहुत ही खूबसूरत थी और वंदना देवी और योगेश के एक इकलौता बेटा होता है 15 साल का, जिसका नाम राहुल होता है। राहुल अब 9वीं कक्षा में पढ़ाई करता है और योगेश के परिवार और ऐसे कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। ऐसे ही एक तारीख आती है 15 जून 2026 की। सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। योगेश कुमार अपनी पत्नी वंदना से कहता है कि जल्दी खाना तैयार कर दो, इसके बाद मेरे को खेत में जाना है। इसके बाद वंदना अपने पति के लिए खाना बना देती है। योगेश कुमार के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी होती है। जैसे ही वंदना अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने ठीक एक अंकुश नाम का लड़का होता है। अंकुश योगेश का पड़ोसी होता है। अंकुश एक ऐसा लड़का होता है जो महिलाओं औरतों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। अंकुश की नज़र वंदना देवी पे जैसे ही पड़ती है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है और अंकुश वंदना देवी को ऊपर से नीचे तक देखने लग जाता है। और वह योगेश योगेश उसके चाचा और वंदना देवी उसकी चाची लगते हैं और इससे कुछ ज़रूरती बातें करनी होती है। तब अंकुश वंदना देवी के घर पे आया था और वंदना देवी कहती है कि अंदर आ जाओ अंकुश, तुम्हारे चाचा अंदर बैठे हैं। अभी अंकुश नाम का लड़का योगेश से मिलता है और कहता है कि चाचा जी, मेरी माँ ने तुम्हारे से 15,000 रुपये मंगाए हैं, तुम मेरे को 15,000 रुपये दे दो। तो योगेश कहता है कि इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तब लड़का अपनी चाची वंदना देवी की खूबसूरती को निहारता है और घर से बाहर निकल जाता है। तकरीबन आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद योगेश अपने घर से बाहर निकलता है और खेत में पशुओं के लिए चारा लाने चला जाता है। अब योगेश चारा काट रहा था योगेश की जो दराती होती है वह टूट जाती है। योगेश अपने मन में सोचता है कि चारा काटने की दराती टूट गई है, क्यों ना कमरे से दूसरी दराती उठा के लेके आ जाऊं। इसके बाद योगेश अपने खेत में बने कमरे में जाता है। योगेश कमरे के अंदर जाता है तो उसका पाँव एक सांप के ऊपर टिक जाता है। उसी कमरे में सांप का एक जोड़ा होता है। जैसे योगेश का पाँव सांप पे टिकता है तो सांप योगेश को काट लेता है और 30 मिनट के अंदर अंदर योगेश की मौके पर मौत हो जाती है। जैसे ही योगेश की मौत हो जाती है तो तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद एक किसान वहाँ पर पहुँचता है जिसका नाम रवि होता है। रवि योगेश की लाश को देखता है और हैरान हो जाता है और रवि देखता है कि उसकी लाश के पास 2 सांप बैठे हैं। रवि तुरंत समझ जाता है कि सांप ने योगेश को काटा है। अब योगेश जैसे तैसे करके एक गांव आता है। योगेश की पत्नी वंदना को बताता है कि तुम्हारे पति की सांप ने काट लिया है, इससे उसकी मौत हो गई। ये खबर वंदना को पता चलते ही वंदना को गहरा धक्का लगता है और वंदना अपने पति का पार्थिव शरीर अपने गांव में लेके आती है और अंतिम संस्कार करवा देती है। लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद वंदना देवी अपने खेत का कामकाज करना शुरू कर देती है। अपने पशुओं का ध्यान खुद रखना शुरू कर देती है। पति के गुजर जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी वंदना के कंधों पे आ जाती है। अब सोचने लगती है कि मेरा पति की तो मौत हो चुकी है, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा गरीबी छा गई है, उसको अब कैसे पूरा करूं। वंदना देवी पूरे दिन अपने घर के कामकाज में लगी रहती है और जैसे ही वंदना देवी रात के समय अपने बिस्तर पर लेटती है तो वंदना देवी अकेलापन काफ़ी महसूस करती है। वंदना देवी अब अपने मन में सोचने लगती है कि
कि घर की गरीबी तो दूर करनी पड़ेगी और मेरा अकेलापन भी दूर करना पड़ेगा। अब वंदना देवी के मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं और वह गैर मर्दों का सहारा भी लेना चाहती है। वंदना देवी सोचती है कि मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है अंकुश। अंकुश मुझे ये बहुत अजीब नज़रों से देखता, क्यों ना मैं उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लूँ। इसके बाद वंदना देवी होती है वह कई बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है। ऐसे ही एक तारीख आती, 15 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। वंदना देवी अपने पड़ोस राधा के घर चली जाती है। जैसे ही राधा का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो राधा अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और वंदना देवी को अंदर प्रवेश कर लेती है। वंदना देवी देखती है कि राधा का बेटा अंकुश घर के अंदर बैठा। अंकुश जैसे ही महिला वंदना देवी को देखता बड़ा खुश होता है। अंकुश लगातार महिला वंदना देवी को देखता रहता है और अजीब नज़रों से इस तरह निहारता रहता है और फिर वंदना को राधा कहती है कि वंदना देखो, हमारे घर पे कोई पशु नहीं है, तुम्हारे घर में कई पशु है, तुम मेरे को एक लीटर दूध हर रोज़ दे दोगे क्या? फिर वंदना कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें 1 लीटर दूध हर रोज़ दे दूँगी, बदले में तुम्हें दूध के पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद वंदना राधा को 1 लीटर दूध देना शुरू कर देता है। वंदना के घर से 1 लीटर दूध अंकुश रोज़ लेके आता है। अब ऐसे राधा का बेटा अंकुश और वंदना के बीच बातचीत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है दूध के बहाने से। अब दोनों की बातचीत ज़्यादा होने पे दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक रात आती है। रात होने के बाद अगला दिन आता है। सुबह के तकरीबन 7 बजे का वक्त होता है। वंदना देवी अपने घर के अंदर बैठी थी। उसी समय दरवाजे पे दस्तक दी जाती। लड़का अंकुश दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होता है। वंदना देवी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है देखती है अंकुश बाहर खड़ा है। अंकुश को देख के कहती है, अंकुश कहता है कि चाची 1 लीटर दूध लेने आया हूँ, जल्दी से 1 लीटर दूध दे दो। इसके बाद वह वंदना देवी अपने कामकाज में लग जाती है। जैसे ही अंकुश 1 लीटर दूध लेके अपने घर जाता है तो अंकुश देखता है कि उसकी चाची खेत में चारा काटने के लिए जा रही है। तब अंकुश सोचता है कि मैं क्यों ना चाची के साथ खेत में चला जाऊं। इसके बाद हंसता मुस्कुराता अंकुश अपनी चाची ही वंदना देवी के पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। अब वंदना देवी और अंकुश के बीच नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इसके बाद जो अंकुश होता है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मैं वंदना चाची के साथ उसका चारा लाने में हाथ बटा रहा हूँ। तब उसकी माँ बड़ी खुश होती कहती है कि ठीक है, वंदना बेचारी अकेली है, तुम उसका खेत से चारा लाने में मदद कर दिया करो, कोई बात नहीं। इसके बाद वह वंदना के पीछे पीछे उसके खेत में चला जाता है और फिर जो वंदना होती है वो अंकुश को कहती है कि देखो अंकुश, मैं भी मेरे जीवन में अकेली हूँ, मैं अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। योगेश के जाने के बाद मेरे जीवन में सब कुछ खाली खाली सा हो गया है। अब मैं मेरे अकेलापन दूर करना चाहती हूँ। ये बात सुन के अंकुश बड़ा खुश होता है, कहता है कि कोई बात नहीं चाची, तुम्हारा मन मैं शांत कर दूँगा। अब जो वंदना देवी होती है, लड़की अंकुश का हाथ खींच के अपने खेत के बने कमरे के अंदर ले जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद अंकुश और वंदना दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। दोनों ने मिलकर अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर ली होती है। दोनों मिलकर अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू कर देते हैं और गलत काम को अंजाम देते हैं। तब उसी समय जो सांप का जोड़ा होता है वो अंकुश को दिखाई देता है। अंकुश उसी समय चीखता चिल्लाता और कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन चाची वंदना को कहता है कि इस कमरे में 2 सांप पड़े हुए हैं। अब वंदना भी चीखती चिल्लाती इस कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन वंदना की नज़र पास में पड़े एक डंडे पर पड़ जाती है। वंदना उस डंडे को उठाती है और डंडा लेकर सांप के जोड़े पर मार देती है। दूसरा सांप सांप बचकर निकल जाता है। अब जैसे ही एक सांप मर जाता है और दूसरा सांप एक बिल में घुस जाता है। अब जो लड़का अंकुश वह कहने लगता है, चाची तुम्हारे खेत में बहुत ज़्यादा सांप है और योगेश चाचा की भी सांप के खाने से मौत हो गई थी। सांप ने डस लिया था योगेश चाचा को। सांप काटने की वजह से उनकी भी मौत हो गई। अब वह मन में सोचने लगती, मैंने एक सांप को मार दिया, दूसरा सांप बचकर भाग गया। लेकिन वंदना इस बात के बारे में नहीं जानती थी कि आगे चल के यही सांप वंदना के साथ बड़ा कांड करने वाला होता है। इसी समय वंदना और अंकुश फिर चारा काट कर
और अपने गांव की तरफ आ जाते हैं। वंदना देवी अब लड़का अंकुश को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया होता है। अंकुश एक अमीर खानदान का बेटा होता है। ये महिला अंकुश से कुछ पैसे भी हट लिया करती थी और इसी तरीके से वंदना देवी होती है, वह लड़के अंकुश को कभी कभार अपने घर पे भी बुला लिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती, 25 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। अंकुश इस महिला वंदना देवी के पास फ़ोन कॉल करता है। वंदना को कहता है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। इसके बाद वह वंदना के घर पे आ जाता है, लेकिन वंदना उस घर पे आने के बाद उस लड़के से कहती है कि मुझे 10,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। मुझे मेरे घर के बिजली का बिल भराना है और राशन पानी खरीद के लाना। अंकुश कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से ला के दे सकता हूँ। लेकिन वंदना कहती है कि तुम्हारी माँ राधा के पास बहुत पैसे हैं, तुम उससे 10,000 रुपये लेके आ जाओ। लेकिन लड़का अंकुश होता है, वह कहता है कि मेरी माँ एक भी रुपया नहीं देती है। अब थक हार कर वंदना कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे 10,000 रुपये का प्रबंध करके दो। और वह उस लड़के अंकुश से जिद करने लग जाती है। लेकिन लड़का कहता है कि चाची तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। फिर इसी तरीके से वह एक फ़ोन कॉल आता है। अंकुश अपने दोस्त से कहता है कि मेरे को 10,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। फिर लड़का कहता है कि भाई मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है। और फिर वह लड़का एक आइडिया बताता है कि तुम्हारी माँ राधा, उसके गले में मैंने कल सोने की चैन देखी थी, क्यों ना तुम्हारी माँ की सोने की चैन चुरा ली जाए और उसे बेच के तुम 10,000 रुपये का प्रबंध कर दोगे। अब लड़का अंकुश होता है, वह कैसे तैसे करके अपनी माँ के गले की चैन को चुरा लेता है और चैन चुराने के बाद वह चैन को 10,000 रुपये में बेच देता है और 10,000 रुपये ला के वंदना चाची को दे देता है। वंदना चाची है बड़ी खुश होती है और अंकुश के साथ अब गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देती है। दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, तब तक दोनों गलत रिश्ते कायम करते हैं। अब जैसे ही वह अंकुश की माँ राधा देवी होती, वह पूछने लगती कि मेरी सोने की चैन गुम हो गई, मुझे अपने सोने की चैन कहीं नहीं मिल रही। तब लड़का अंकुश कहता है कि माँ मैंने सोने की चैन नहीं देखी, मुझे नहीं पता तुम्हारी सोने की चैन कहाँ गई। इसी तरीके से लड़का अंकुश अपनी माँ को झूठ बोल जाता है। शाम के तकरीबन 7 बजे का वक्त होता है। अंकुश अपने घर से बाहर निकलता है, अपने दोस्त विनोद को फ़ोन कॉल करता है और कहता है कि विनोद तुम जल्दी से नदी के पुल पे आ जाओ, मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और साथ में कुछ पैसे भी लेके आना। विनोद अपने घर से कुछ पैसे लेके आता है। अंकुश और विनोद दोनों नदी के पुल पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों नदी पे बैठ के कुछ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच अंकुश कहता है कि देखो, और यहाँ पर बैठ के हम बियर पी रहे हैं, बियर पीने के बाद फिर हम उस महिला के घर पर भी जाएंगे। इसी तरीके से विनोद के पास शराब के ठेके पे से 2-3 बियर की बोतल और लेके आता है। ये दोनों दोस्त बैठ के काफ़ी देर तक बियर की कई बोतलें खाली कर देते हैं। दोनों को थोड़ा थोड़ा नशा हो जाता है। लड़का अंकुश कहता है कि मैं उस महिला के पास फ़ोन कॉल करता हूँ। लड़का अंकुश महिला वंदना के पास फ़ोन कॉल करता है और वंदना को कहता है मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। लेकिन वंदना कहती है कि मेरे घर पे मेरी बहन सरला आई हुई है, मैं इस समय तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजार सकती। लेकिन लड़का अंकुश बहुत ही चालाक होता है। अंकुश कहता है कि मेरे पास 1,000 रुपये का प्रबंध है और मैं तुम्हें कुछ और पैसे दूंगा, अगर तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं। जैसे ही वंदना को पैसे की बात कही जाती है तो वंदना लालची होती है। वंदना सोचने लग जाती है कि आज उसको वो पैसे मिलने वाले हैं। वंदना अंकुश से कहती है कि तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, रात के तकरीबन 11 बजे के आस मैं अपने खेत में जाऊंगी, तुम वहाँ पे आ जाना। हाँ, अब जैसे ही अंकुश को ये बात सुनाई देती है, अंकुश कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा उस समय तक वहाँ इंतज़ार करूँगा। अब वंदना का फ़ोन कॉल कट जाता है। इसके बाद वंदना अपने पूरे परिवार के साथ खाना खा के और मिलजुल कर हर कमरे में लेट जाती है। रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम हो जाता है। वंदना सोचने लगती है कि मुझे अंकुश से मिलने के लिए जाना है और दूसरी तरह अंकुश उस लड़का विनोद को लगातार बियर की बोतल पिला रहा था। हाँ, तब रात के तकरीबन 10 बजे विनोद और अंकुश दोनों महिला वंदना के खेत में पहुँच जाते हैं। जैसे ही 15-20 मिनट का वक्त चला जाता है तो वंदना अपने घर से दबे पांव खेत की ओर आ जाती है और खेत में जाने के बाद वंदना देखती है कि अंकुश
अकेला नहीं बैठा बल्कि उसका दोस्त विनोद भी वहीं पर बैठा। विनोद को देखकर महिला काफ़ी घबरा जाती है। अंकुश से कहती है कि अंकुश, तुम्हें मेरे साथ एकांत में चल के बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन वंदना अंकुश को वो एकांत स्थान पर ले जाती है और पूछने लगती है कि तुम अपने दोस्त विनोद को यहाँ क्यों लेकर आए हो। तभी अंकुश कहता है कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तुम इस पे विश्वास कर सकती हो। मेरा दोस्त तुम्हारे साथ कुछ भी करने वाला नहीं है। इसी तरीके से वंदना का मन शांत हो जाता है। वंदना कहती है कि मुझे पैसे दे दो, लेकिन लड़का कहता है कि पैसे तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। दोनों वक्त गुजार लेते हैं। इसके बाद वंदना लड़के के साथ खेत में अपने कमरे में वक्त गुजारने लग जाती है। उसी समय लड़का अंकुश होता है, वह खेत के कमरे के अंदर चला जाता है और वंदना चाची भी चली जाती है। कमरे के अंदर सांप होते हैं, पर उस कमरे में मैं नहीं जाऊंगा, अंकुश ऐसा कहने लगता है। लेकिन वंदना चाची लड़के को कहती है कि देखो, सांप एक जगह पर नहीं टिकते, सांप आज यहाँ है तो कल कहीं और होगी। इसी तरीके से वंदना जैसी लड़की अंकुश को खेत के बने कमरे में ले जाती है तो कमरे में बहुत ज़्यादा गहरा अंधेरा होता है। इस कमरे का दरवाज़ा भी नहीं होता है। फिर वंदना और अंकुश इस कमरे के अंदर चले जाते हैं। मिलकर अपने अपने इच्छाएं और ज़रूरतों को पूरा करने लग जाते हैं। गलत काम को लगातार अंजाम देते रहते हैं। दूसरी तरह अंकुश का दोस्त विनोद लगातार अपने दोस्त का इंतज़ार करता है। इसी तरीके से 30 मिनट का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद अंकुश का दोस्त विनोद काफ़ी परेशान हो जाता है। विनोद अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरा दोस्त इस महिला के साथ आधा घंटे पहले इस कमरे में गया, लेकिन अभी तक दोनों बाहर नहीं आए। जैसे ही विनोद 1 घंटे के बाद तक उनका इंतज़ार करता है और काफ़ी समय होने के बाद विनोद का माथा ठनक जाता है। विनोद सोचने लगता है कि दाल में कुछ काला है। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, दोनों बाहर क्यों नहीं आए। अब सारी बातें सोचने के बाद विनोद की हिम्मत हार जाती है और विनोद अपने जेब से मोबाइल निकालता है और मोबाइल की लाइट जलाता है। जैसे ही विनोद मोबाइल फ़ोन की लाइट जलाकर कमरे के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है वंदना और उस लड़के अंकुश की लाश पड़ी होती है। वंदना और अंकुश की लाश के पास सांप बैठा होता है। इस सांप ने दोनों को काट लिया होता है। वंदना के संवेदनशील हिस्से में सांप ने कई बार काटा था और जैसे ही लड़का विनोद इस सांप को देखता है तो सांप को देख के चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। चीखता चिल्लाना इतना ज़्यादा हो जाता है कि 10-15 मिनट बाद विनोद भी सीधा अंकुश के घर पर आ जाता है और अंकुश का दरवाज़ा खटखटाता है। अंकुश की माँ राधा देवी होती है, वो दरवाज़ा खोलती है और विनोद सामने खड़ा होता है। विनोद अंकुश की माँ राधा को कहता है कि तुम्हारा बेटा अंकुश और वह महिला वंदना चाची, ये दोनों को सांप ने काट लिया है। वो दोनों की लाश खेते पड़ी। वंदना चाची के खेत में दोनों की लाश पड़ी है और सांप ने उन दोनों को डस लिया है। राधा पूछने लगती कि मेरा बेटा अंकुश खेत में क्या करने गया था। तो लड़का कहता है कि आज मेरा दोस्त वंदना के साथ खेत में गलत काम करने गया था। जैसे ही दोनों के बीच गलत काम हो रहा था तो उसी समय सांप ने आके उन दोनों को काट लिया। राधा भी वहीं पर रोना शुरू कर देती। राधा इस लड़के विनोद को लेकर खेत पहुंचती। खेत जाने के बाद राधा देखती कि उसके बेटे अंकुश और वंदना की लाश वहीं पे पड़ी होती है। सांप वहां पर से गायब है। जैसे ही तैसे करके राधा होती है, वह गांव के 5 से 10 लोगों को बुलाती है। फिर उन लोगों से मिल के वंदना और अंकुश का शव लेकर जाती है और सुबह के समय वंदना और अंकुश के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसी तरीके से अब वंदना की एक गलत कदम की वजह से वंदना खुद और अंकुश की जान चली गई। इस पूरी घटनाक्रम में यही गांव में सनसनी फैल जाती है और बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है। जो भी व्यक्ति इस घटना को सुनता विश्वास नहीं कर पाता। इसी तरीके से दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि किसी के दिल को दुखाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक दोस्तों, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।